नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा में। आज हम 13 और 14 जून के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को कवर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की डिस्कशन की। सबसे पहले आर्टिकल में हम वेस्ट बैंक और इजराइल के बारे में समझेंगे, इनकी लोकेशंस को, क्योंकि यूपीएससी पहले भी इस लोकेशन के बारे में 3-4 बार आपसे पूछ चुकी है, तो हमारे को इस लोकेशन, इस मैप वर्क को समझना बहुत जरूरी रहेगा। तो यहां इजराइल की अगर बात करें तो इसके वेस्ट में रहता है आपका मेडिटेरियन सी, इसके साउथ वेस्ट में आपका इजिप्ट आ जाता है, ईस्ट और साउथ ईस्ट में आपका जॉर्डन है, नॉर्थ ईस्ट में आपका सीरिया है, एंड अगर नॉर्थ की बात करें तो ऊपर की तरफ आ जाता है आपका लेबनान। कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज भी आपको याद रखनी है, जैसे ये एरिया कहलाता है गाजा स्ट्रिप, ये पूरा एरिया आपका जेरूशलम और वेस्ट बैंक, वैसे वेस्ट बैंक मेजर टेरिटरी है, उसमें एक छोटा सा पार्ट है जेरूशलम, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इसी के थोड़ा सा नॉर्थ में ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आपका गोलन हाइट वाला एरिया आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं यहां पर लोकेटेड। इसके अलावा जॉर्डन और आपके इजराइल के बीच में एक इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, दैट इज डेड सी। अपने सॉल्ट वाटर कंटेंट के बारे में ये बहुत ज्यादा फेमस है। आपको यहां याद रखना है कि ये आपकी हाईएस्ट सैलिनिटी वाली वाटर लेक है। इसके ऊपर ही आपको थोड़ा नॉर्थ में दिखाई देता है ये सी ऑफ गलीली, और यहां आपके एक रिवर फ्लो करते हैं, दैट इज जॉर्डन रिवर। तो इस एरिया के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं दूसरे आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे बेलारूस के बारे में। इसका मैप वर्क समझना हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रशिया ने यह कहा है कि अपनी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को ये बेलारूस में प्लेस करने वाला है अगले कुछ दिनों में। तो बेलारूस की जो लोकेशन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, ये जो आपका बेलारूस है, इसके वेस्ट साइड बात करें तो यहां पर लतीविया, लुथीनिया एंड पोलैंड आते हैं, यानी कि ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो नॉर्थ, आपका नॉर्थ वेस्ट कह लीजिए, यहां पर लतीविया, लुथीनिया, पोलैंड। फिर साउथ में आपका यूक्रेन आ जाता है पूरा का पूरा, और आपके ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, इस पूरी डायरेक्शन में आपका आ जाता है रशिया। तो मेजर कंट्रीज जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करती है, दैट इज लतीविया, लुथीनिया, पोलैंड, यूक्रेन एंड रशिया। अब यहां एक चीज जो आपको याद रखनी है कि बेलारूस एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रशिया बहुत ज्यादा है, और इसके साथ इस्टोनिया और स्लोवाकिया अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। कई बार यूपीएससी आपको घुमाने के लिए इन ऑप्शंस को यूज कर सकती है, तो याद रखना इस्टोनिया एंड स्लोवाकिया इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे अफ्रीका के एक एरिया की, दैट इज केनिया। अब केनिया की वैसे तो लोकेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहां पे, बट ये मैप वर्क मैं आपको दे रहा हूं। आपने मुझे ये बताना है कि केनिया किन किन कंट्रीज के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है। ऑल्दो यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ईस्टर्न साइड पे इसके यहां इंडियन ओशन आता है, और इंडियन ओशन के पास ही एक साइट आपको देखने को मिलती है, दैट इज पंगाये साइदी। यहां पर होम्योन नैलिडी स्पीशीज की एक डीकंपोज बॉडी मिली है, मतलब आप ये कह सकते हो कि रिमेन्स मिले हैं। यहां इस स्पीशीज को नाम दिया गया मोटोटो। ये थोड़े स्ट्रक्चर वाइज हमसे छोटे दिखते हैं, और इनकी ब्रेन की डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं है। अब ये स्पीशीज इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, आप सभी को पता होगा होमोसेपियन में हम सभी आते हैं, आप, मैं, हम सभी। अब होमोसेपियन से पहले एक स्पीशीज हुआ करती थी, होमो नैलिडी। इसके हमारे को कभी फॉसिल्स नहीं मिले, तो ये पहली बार है जहां पर हमें इसके फॉसिल्स मिले। तो दैट्स व्हाई हो सकता है कि यूपीएससी इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ ले। अब आपसे मेरा सवाल वही है कि आपको मुझे ये बताना है केनिया किन किन कंट्रीज के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, और कमेंट बॉक्स में मैं आपके जवाब का वेट करूंगा। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे एक स्टडी के बारे में, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं ये एरोसोल पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं अपने सांस के साथ जब वो एक्सहेल करते हैं। अब यहां हमें एरोसोल पार्टिकल्स के बारे में समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ ले। देखिए, एरोसोल जैसे मान लीजिए ये हवा है आपकी, इस हवा के अंदर मान लीजिए कोई डस्ट पार्टिकल आ जाता है या मॉइस्चर का कंटेंट आ जाता है, यानी कि किसी भी तरह का कोई सॉलिड हो या लिक्विड हो, अगर ये आपकी एयर के अंदर आ जाता है तो इसे कहा जाता है आपका एरोसोल। मतलब एयर के अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल हो गया या आपका लिक्विड पार्टिकल हो गया। अब ये आपको ज्यादातर, मतलब मैक्सिमम, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये ट्रोपोस्फेयर के आसपास देखने को मिलते हैं, मतलब ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है इससे ज्यादा ऊपर नहीं देखने को मिलेंगे। बट कुछ केसेस में, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, क्योंकि जैसे एसिडिक वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं तो वहां पर ब्लास्ट होता है, तो बहुत ऊंचा आपका ये वॉल्केनिक इरप्शन जाता है, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन तो नहीं, बट इसके जो ब्लास्ट के बाद आपका जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, रॉक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो बहुत ऊपर तक जाते हैं। तो ये आपको स्ट्रेटोस्फेयर में भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात की जाए इनके सोर्स की, तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं।
एक नेचुरल, जहां पर आप देखते हैं कि जैसे रॉक की वेदरिंग हो रही है, रॉक की जब वेदरिंग होती है फिर आपकी विंड जब इसे उड़ा के ले जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप डेजर्ट एरिया में जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिट्टी वाले तूफान देखने को मिलते हैं, तो वहां पर भी ये आपको देखने को मिलती है। अब जैसे आप ओशंस के पास जाते हैं जहां पर वेव आपकी पत्थर से आके टकराती है, अब वहां पर जब आपकी वेव पत्थर से टकराती है तो उस वेव के अंदर कुछ सॉल्ट कंटेंट होगा वाटर के अंदर। अब ये सॉल्ट कंटेंट एयर के साथ मिक्स होता है तो वहां पर भी आपको ये एरोसोल पार्टिकल देखने को मिलते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन तो है ही है, इसके अलावा और बहुत से इसके सोर्स हो सकते हैं नेचुरली भी। अब एंथ्रोपोजेनिक बात करें तो सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन आपका सोर्स है, जैसे जब भी हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, चाहे हम उसे थर्मल पावर प्लांट में बर्न कर रहे हो या हम इसे बर्न कर रहे हो किसी व्हीकल में, तो इन एनी केस जब भी आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ये देखने को मिल सकती है, और बहुत से आपके रीजंस हो सकते हैं जहां पर आपको, जैसे डिफॉरेस्टेशन ह्यूमंस ने की है तो वहां पर भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है? देखिए, एरोसोल पार्टिकल्स जब आप सांस के साथ अंदर लेके जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे मेजर प्रॉब्लम ये रहती है कि एरोसोल पार्टिकल आपके लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं, तो ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जैसे आप पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के बारे में जानते होंगे, अगर ये आपके लंग्स में चला जाए तो आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है। पार्टिकुलेट मैटर 10 के बारे में आपने सुना होगा, तो सेम इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा धूल भरी आंधी चल रही है तो विजिबिलिटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एक बात शायद आप सभी को पता हो, रेनफॉल के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो मॉइस्चर ना हो तो रेनफॉल कभी भी नहीं होगी, बट मॉइस्चर को कंडेंस होने के लिए आपके डस्ट पार्टिकल की ज़रूरत होती है, यानी इन एरोसोल की ज़रूरत होती है। तो अगर एरोसोल पार्टिकल नहीं है, यानी कि वो न्यूक्लियस नहीं है जिसके अराउंड आपकी जो वाटर वेपर्स है वो कंडेंस हो सके, तो भी आपकी रेनफॉल यानी क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी, तो रेनफॉल नहीं होगी, ना स्नोफॉल होगी। तो मतलब किसी भी तरह की प्रेसिपिटेशन नहीं होगी जब तक आपका एक डस्ट पार्टिकल एयर में ना हो। तो यहाँ पर इनकी प्रेजेंस या एब्सेंस से बहुत ज़्यादा होंगे तो भी प्रॉब्लम है, रेनफॉल के ऊपर इंपैक्ट कर सकते हैं, बहुत कम होंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं इनकी कॉम्पोजिशन एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस में मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ आपको समझना था इन्हीं चीज़ों के बारे में। वैसे इस स्टडी में ये कहा गया है कि भाई एरोसोल पार्टिकल, जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं सांस लेते हैं तो उनके सांस के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ वाटर वेपर्स वगैरह रिलीज होते हैं, तो इस वजह से वो एरोसोल पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो चीज़ इस आर्टिकल में बताई गई है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली पोषण अभियान में हमने माइग्रेंट लेबर्स को एड्रेस करने के लिए एक स्कीम स्टार्ट की है, दैट इज पोषण ट्रैकर ऐप। अब यहां पर लगभग 50,000 जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पर आपके शिफ्ट हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ से हूं, मैं चंडीगढ़ से शिफ्ट होके अभी दिल्ली में अपनी क्लासेस वगैरह दे रहा हूं, मतलब मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूं। तो ये जो आप देख रहे हैं, मतलब मैं अभी फॉर द टाइम बिंग आपके दिल्ली में रह रहा हूं ना, तो ये क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। मतलब अगर कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पर जाके रहने लगे तो दैट इज माइग्रेशन। अब माइग्रेशन टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। इन माई केस अभी के लिए ये टेम्परेरी है, हो सकता है परमानेंट भी हो जाए, आगे आने वाले समय में मैं दिल्ली छोड़ के जाऊं ही ना। तो यहां आपको समझना होगा कि माइग्रेशन आपका दोनों तरीके से हो सकता है, इट कैन बी टेम्परेरी, इट कैन बी परमानेंट। अब प्रॉब्लम ये आती है जब भी कोई जो आपके वर्कर्स वगैरह होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो डेली लेबर है, अब ये लेबर जब आपकी शिफ्ट होती है ना, इन्होंने अपने होम टाउन में, अपने होम स्टेट में सब गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर एनरोल कर रखा होता है, बट प्रॉब्लम ये आती है जब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो इनको इन स्कीम्स का फायदा नहीं मिल पाता है। तो यहां पर आंगनवाड़ी की स्कीम का आप रिलोकेशन पे भी फायदा दे सके इनको, इसके लिए आपकी पोषण ट्रैकर ऐप को लॉन्च किया गया है। इसमें जो भी एक्टिविटीज होती है आंगनवाड़ी की, आपको पता लग जाएगा क्या क्या वहां पर परफॉर्म की जाती है, क्या क्या सर्विसेज आपको आंगनवाड़ी से मिल सकते हैं, इसके बारे में भी बात की जाती है यहाँ पे ऐप के अंदर। साथ के साथ कैसे वर्क क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे डिजिटल और फिजिकल दोनों वे से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो क्वालिटी ऑफ वर्क में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। देन वर्कर्स को कहा गया है कि आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा, ताकि अब जैसे आपने किसी को भी एक्टिविटी को ट्रैक करना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी की मेंस्ट्रुएशन नहीं, किसी की प्रेगनेंसी डेट है, अब उसको ट्रैक करना है कि कब कौन सी चीज़ों का टीका लगना है, क्या लगना है। अब ये आंगनवाड़ी की महिलाएं ये इससे ट्रैक कर सकते हैं स्मार्टफोन से। इसके अलावा मान लीजिए कोई भी चीज़ प्रोक्योर करनी है आपको आंगनवाड़ी के लिए, इसके लिए आपको ये स्मार्टफोन हेल्प करेगा, तो इससे एफिशिएंटली डिलीवर कर पाएंगे हम सर्विसेज को। अब पोषण अभियान क्या है?
बेसिकली जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो बच्चों को फीड कर रही हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर कुछ बेनिफिट दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कुछ टीकाकरण या कुछ चेकअप्स वगैरह यहाँ पर फ्री हैं, कुछ खाना पीने की चीज़ें फ्री हैं, कुछ जैसे बेसिक्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं ना, जैसे आपने प्ले स्कूल के बारे में सुना होगा, वैसी सुविधाएं यहाँ पर बच्चों को दी जाती हैं। अब माइग्रेंट लेबर्स के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि भाई वो एक जगह से जाके दूसरी जगह पर इन सर्विसेज को ले नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप एक जगह रजिस्टर कीजिए, क्योंकि एक देश एक आंगनवाड़ी प्रोग्राम के अंडर अब आप नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर जो भी आपके प्लेस के आसपास हो वहां पर जाके आप इस सभी सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं। मतलब आप रजिस्टर कीजिए अपनी स्टेट में और कहीं भी जाके आप इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए आरबीआई ने परमिट किया बैंक्स को कि भाई आप इन फ्रॉड अकाउंट्स वालों के साथ एक बारी एक कॉम्प्रोमाइजिंग सेटलमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने 500 करोड़ का घपला किया, 500 करोड़ नहीं दिए बैंक को वापस, तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि ठीक है आप एक बार इसे कह दीजिए, जैसे मान लीजिए इसकी डिफॉल्ट अमाउंट थी 500 करोड़ और इसने इसके ऊपर इंटरेस्ट लग के हो गया 1000 करोड़। अब इसे कह दिया गया कि भाई ठीक है आप एक काम कीजिए, आप हमें प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दीजिए, बाकी हम आपको कुछ नहीं चाहते, आप इस चीज को डिपॉजिट करेंगे, एक कूल ऑफ पीरियड होगा, उसके बाद आप फिर से हमारे से लोन ले सकते हैं। अब यहां सबसे पहले आपको समझना है विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है। देखिए आपने शायद किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में सुना होगा, विजय माल्या के बारे में सुना होगा। दैट पर्सन हैज अ पेइंग कैपेसिटी, मतलब उसकी ब्योत थी कि वो अपने लोन को वापस कर सकता था बैंक को, बट उसने पे करने से मना कर दिया, तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है विलफुल डिफॉल्टर। अब कई बार क्या होता है कि जो बैंक्स हैं इनको लोन पे लोन दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक 100 करोड़ का लोन लिया था, अब 100 करोड़ का लोन मैं चुका नहीं पा रहा था, बट मेरे को बैंक ने एक और 100 करोड़ का लोन दे दिया सो दैट इस लोन को मैं चुका दूं इस पुरानी अमाउंट से, बट असल में मैंने बैंक से लोन लेके ही दूसरे बैंक को अपना पैसा पे कर दिया। इसको छोटे स्कैम के हिसाब से देखें तो जैसे आप एक क्रेडिट कार्ड का पैसा दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, दैट इज व्हाट इट मींस बाय एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। मतलब आप इस तरह से पैसे को रोटेट कर रहे हैं कि ओरिजिनल असल अमाउंट कभी वापस नहीं आया, बट लोन पे लोन मिलके उस प्रीवियस लोन को आप पे कर रहे हैं, तो दैट इज एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। तो यहां पर आरबीआई कहता है कि भाई हम एवरग्रीनिंग ऑफ लोन तो नहीं करना चाहते, आपको एक 12 महीने का कूल ऑफ पीरियड मिनिमम देना पड़ेगा। बाकी एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और बैंक्स अपने हिसाब से इससे ज्यादा बड़ी जो टाइम पीरियड है उसको भी रख सकते हैं, बट यहां उन्हें पहले प्रिंसिपल अमाउंट को वापस करना होगा, मतलब जो भी आपकी सेटलमेंट होती है उसके बाद ये 12 महीने स्टार्ट होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको साथ के साथ कोई और लोन मिल जाएगा। यहां पर एवरग्रीनिंग ऑफ लोन को रोकने के लिए ये चीज कूल ऑफ पीरियड को दिया गया है। तो यहां इस आर्टिकल में आपको यही समझना था। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कैग और एआई के बारे में। देखिए कैग ने अभी ये कहा है कि अभी आने वाले समय में जो भी आपके ऑडिट्स वगैरह अकाउंट होने हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अडॉप्ट कर सकें या अडेप्ट कर सकें आपकी एआई टेक्निक्स को, क्योंकि ऑडिटिंग में आने वाले समय में इसका इस्तेमाल होने वाला है। ऐसा कैग जो है आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन्होंने सेकंड सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन समिट में कहा है। अब इसमें 2 थीम थी आपकी, एक तो ब्लू इकोनॉमी के बारे में यहां पर डिस्कशन था। ब्लू इकोनॉमी मतलब दैट इज रिलेटेड टू मरीन लाइफ, या आप ये कह सकते हैं एक्वेटिक लाइफ से जो आपके रिलेटेड हो। यहां इसके बारे में यूपीएससी ने 2020 या 21 में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई सपोज 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू इकोनॉमी। देन यहां दूसरी चीज रिस्पॉन्सिबल एआई के बारे में बात है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये एक इस तरह की साइंस है जहां पर हम मशीन्स को इतना इंटेलिजेंट बना दें कि वो इंसानों की तरह सोचने लगे। जैसे आपने रोबोट फिल्म देखी होगी, तो वहां पे वो जो चिट्टी होता है वो आपका क्या है, एक तरह का एआई ही है। इसके अलावा आप घर में इसके छोटे वर्जन्स को यूज करते हो, डाटा सीरी, एलेक्सा, ओके गूगल, ये इन सभी तरह की चीजों को। अब इसके एप्लीकेशंस बहुत उम्दा तरीके के, जैसे फाइनेंस में अभी ऑडिट में इसका इस्तेमाल करे जाने की बात हो रही है। इसी तरह से फाइनेंस मार्केट के अंदर भी, फाइनेंस मार्केट मतलब जो आपके शेयर्स वगैरह हैं उसमें भी किसी तरह के फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, या बैंकिंग सिस्टम में किसी भी तरह के फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन में सुपर बग्स के बारे में हमने कुछ देर पहले ही आर्टिकल कवर किया था, तो सुपर बग्स में मेडिसिन की खोज में ये हेल्प कर सकता है। मिलिट्री में अभी जैसे आप आर्मी के बीच में लड़ाइयाँ देखते हो, अब जैसे ड्रोन ऑपरेट करना है, इसके लिए यूज़ किया जा सकता है आपके इस तरह के एआई को,
या सर्वेलेंस के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को देखने समझने के लिए, जैसे आपने देखा होगा स्मार्ट सिटीज़ में बहुत ज़्यादा कैमरेज वगैरह लग गए हैं, तो इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा आप सर्वेलेंस कंडक्ट करना चाहते हैं बट मैनुअली वो पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आपका एआई हेल्प कर सकता है। ड्रोन अटैक में हेल्प कर सकता है। इंटरटेनमेंट, जैसे आपने कोई वीडियो बनानी हो, कोई इमेज बनानी हो, उसमें हेल्प कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में कौन सी क्रॉप किस तरह से आपकी बेनिफिशियल रहेगी उसमें, या जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो उस चीज़ को भी रिप्लेस करने में आपका एआई हेल्प कर सकता है। तो एआई के यूजेस बहुत हैं और जनरली आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के यूजेस और एप्लीकेशन के ऊपर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इसमें देख के इस चीज़ को जज कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू दी नेक्स्ट सेगमेंट, जहां पर हम बात करेंगे कैग के बारे में। कैग आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक मेंशन है। अब यहाँ एक आर्टिकल है 279, इसमें नेट प्रोसीड की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि भाई अगर किसी टैक्स को आप एप्लीकेबल करते हैं, कोई टैक्स लगाते हैं, तो इसमें नेट प्रोसीड की जो स्टेटमेंट दी जाती है दैट इज गिवन बाय द कैग। मतलब नेट प्रोसीड क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक टैक्स लगाया, इस टैक्स का नाम है काउ टैक्स, मान लीजिए हाइपोथेटिकल। अब इस काउ टैक्स को मैंने लगाने में 100 रुपये का ये टैक्स लगाया, बट इसे कलेक्ट करने में मेरे 98 रुपीज़ लग रहे हैं, तो इस टैक्स को कलेक्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ इस तरह की जो जजमेंट होती है कि किसी टैक्स को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये नेट प्रोसीड से डिसाइड होता है। और ये किसके पास अथॉरिटी है? आपके कैग के पास। इसके अलावा कैग को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर वारंट अंडर हिज हैंड सी। अब यहाँ आपको याद रखना है कि कोई भी मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर कैग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इनके रिमूवल का प्रोसेस जो है, अपॉइंटमेंट तो ऑल दो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, रिमूव भी प्रेसिडेंट करते हैं, बट जो प्रोसेस है वो सेम है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रहता है। इनका टेन्योर या तो 65 साल या 6 साल, इन दोनों में से जो भी पहले कवर हो जाता है उसके अकॉर्डिंगली ये पर्सन रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद ये किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कोई भी ऑफिस होल्ड करने के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब पोस्ट रिटायरमेंट इन्हें किसी भी तरह की नौकरी नहीं मिल सकती है किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। ये हेड करते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को, एंड ये फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैं आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी के, जो कि पार्लियामेंट में इंश्योर करती है लेजिस्लेटिव की अकाउंटेबिलिटी को इन द फाइनेंशियल स्फीयर। नाउ इस आर्टिकल में इतना ही है। लेट्स कंसिडर दिस नेक्स्ट आर्टिकल। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। देखिए, यूनेस्को आपके एक यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। अब ये एजेंसी करती क्या है? जैसे आपने मैप प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये जो प्रोग्राम है इन्होंने स्टार्ट किया था, जहां पर हम नेचुरल हिस्ट्री यानी आपका नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, और यहां पर बॉटम अप अप्रोच रहती है, यानी लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसके अलावा आपने टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज साइट के बारे में कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो वो भी प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? आपका यूनेस्को करता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपका यूनेस्को। बट 2018 में इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि ये बहुत ज़्यादा बायस है टुवर्ड्स इजराइल, जिसकी वजह से यूएसए और इजराइल ने एक साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया था। अब 4-5 साल बाद एक बार फिर से यूएसए ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का डिसाइड किया है, अभी कर ही लिया है। और इसमें यूएसए ये कह रहा है कि भाई जो $6000 मिलियन मेरे को आपको पे करने हैं, ड्यू है मेरा, वो भी मैं पे करने को तैयार हूँ। तो यहाँ याद रखना कि इंडिया इसका मेंबर है, इजराइल अभी मेंबर नहीं है, फिलिस्तीन इसका मेंबर है। मेंबर बनने की वजह से ही फिलिस्तीन के आपके यूएसए और इजराइल ने इस मीटिंग या आप ये कह सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा था। इसका काम क्या है? पीस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर फोकस करना और इंटरनेशनल कॉपरेशन को इंप्रूव करना एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के फील्ड में। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कोविन ऐप के डाटा लीक के बारे में। देखिए, आप सभी को पता होगा आर्टिकल 21 के अंडर आप सभी को राइट टू प्रिवेसी है, बट क्योंकि इंडिया में कोई लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं है, मतलब कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जिसके बेसिस पे इस राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, आपके इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो इसकी वजह से बहुत बारी हमारे को प्रॉब्लम होती है। अब ऐसी एक प्रॉब्लम आई है कोविन ऐप में, जहां पर आपने जब कोविड के इंजेक्शन लिए थे उसका डाटा आपका स्टोर था, ये डाटा लीक हो गया। तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यहां पर कुछ ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। आपके कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके बारे में कुछ खुल के बता नहीं रहा है, तो लोगों को इस बारे में काफ़ी चिंता हो रही थी। तो कुछ आपके एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई इसमें थोड़ी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। अब यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अंडर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के आती है। ये नोडल एजेंसी है किसी भी तरह की साइबर थ्रेट से डील करने के लिए। ये एजेंसी आपकी कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और डिसमिनेट करती है इंफॉर्मेशन अबाउट साइबर इंसिडेंट। आगे फ्यूचर में किस तरह के आपके साइबर इंसिडेंट्स किन सेक्टर्स में हो सकते हैं, इसको प्रिडिक्ट भी करती है। अब यहाँ
इस एजेंसी ने तो कुछ नहीं कहा, बट मिनिस्ट्री ने ये कहा कि भाई ये जो आपका डाटा ब्रीच हुआ है, पहली चीज तो ये पोर्टल से नहीं हुआ है कोविन के, यहां पर ये जो प्रॉब्लम आई है ये बैकएंड डाटाबेस को चुराया गया है एक टेलीग्राम बोर्ड के द्वारा। अब ये हुआ कैसे कि जो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें से किसी के डाटा, मतलब जो मोबाइल फोन है वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा, डिवाइस प्रोटेक्टेड नहीं होगा, और वहां से ये इंफॉर्मेशन ब्रीच हुई है। तो बेसिकली यहां पर ये बताया जा रहा है कि सभी का डाटा लीक नहीं हुआ है, हो सकता है कुछ सिलेक्टिव आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके फोन्स को टारगेट किया हो टेलीग्राम ऐप के थ्रू और वहां से डाटा लीक हुआ है। बट अभी भी ये जो आपकी एजेंसी है दैट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसका कोई जवाब नहीं आया है इस मैटर पे। इस एजेंसी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे चिंता शिविर के बारे में। देखिए अभी रिसेंटली चिंता शिविर आपका होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, मतलब इसे हेड किया था अमित शाह जी ने। अब यहाँ पर जो आपके आईपीएस ऑफिसर हैं, चाहे आपके सीएपीएफ के हों, एनएसजी के हों, उन्हें कहा कि भाई हमें एक डेडिकेटेड टीम बनाने की ज़रूरत है ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, ताकि इस एरिया में हम रिसर्च कर सकें। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि कैसे हम अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज़्यादा दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया के फ्रंट पे हो, लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में हो, या आपके जूनियर ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए हो। इन सभी चीज़ों के हम ऊपर कैसे बेटर वे में वर्क कर सकते हैं, इस चिंता शिविर में इसके बारे में भी डिस्कशन हुई। इसके बाद वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के ऊपर हमारा यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा फोकस रहा है, जहाँ पर यह कहा गया कि 7 नई आपकी बटालियन बनाई जाएंगी आईटीबीपी की, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ताकि हम स्ट्रेंथन कर सकें, इफेक्टिवली मॉनिटर कर सकें उन एरियाज को जो कि हमारे आईटीबीपी सिक्योर करता है, दैट इज इंडिया चाइना बॉर्डर। यहाँ पर इन्हें फाइनेंशियल पैकेजेस वगैरह देने की भी बात की गई है। साथ के साथ यहाँ पर किस तरह से हम सोशल और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को चाइना के बॉर्डर के आसपास और ज़्यादा बेटर कर सके, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा आने वाले कुछ सालों में। अब ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था 2022-23 के बजट के अंदर। ये आपके उन स्टेट्स में एप्लीकेबल है जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख जैसे एरियाज। यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों की लाइफ को और ज़्यादा बेटर कर सकें, इन एरिया में कैसे हम सस्टेनेबल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर और बिजनेसेस को प्रमोट कर सकें, और कैसे हम टूरिज्म को बूस्ट कर सकें। यहाँ पर हमारा फोकस ये है कि हम कैसे जो बॉर्डर एरिया में हमारे विलेजेस हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रांग कर सकें और ज़्यादा कनेक्ट कर सकें इंडियन कल्चर्स के साथ। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के बारे में। ऑल्दो ये आर्टिकल थोड़ा पॉलिटिकल है, बट अपने को इसके बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, जो कि एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहले ये स्टैट्यूटरी हुआ करती थी 2018 से पहले तक, बट उसके बाद 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ इसे एक तरह की आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना देगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल ऐड किया गया, दैट इज आर्टिकल 338B। इससे पहले आर्टिकल 338 ये आपका डील करता है शेड्यूल कास्ट से, और 338A ये डील करता है आपका शेड्यूल ट्राइब से। इसकी कॉम्पोजिशन में 5 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर रहते हैं। इसके मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट अंडर वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, और इनकी टेन्योर और कंडीशन खुद प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। अब यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है। देखिए आज मैं आपको 2 आर्टिकल्स नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। एक तो डिसइन्फ्लेशन के बारे में द हिंदू में आर्टिकल था, जो कि हम कल की डिस्कशन में कंटिन्यू करेंगे, और दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट जोमैटो में कुछ एक कास्ट को लेके आपकी एड पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने इनको कुछ नोटिस सर्व किया है, स्विगी या जोमैटो को, तो उसके बारे में भी हमारी एक डिस्कशन रहती है। वहाँ पर भी हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में जानेंगे, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आप एक काम कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। बाकी कल के आर्टिकल्स जो मैं कवर करूंगा उनके साथ इन 2 आर्टिकल्स को जोड़ दूंगा, ताकि हमारे आज की डिस्कशन कंप्लीट हो जाए। तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही था। अगर आप में से कोई हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना चाहता है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज UPSC मंच। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।